नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेएवी एनसीईआरटी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आईएनआईएफएस का यानी हमारे इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मई 2025 का जो एग्जामिनेशन हुआ था और फ्रेंड्स इसमें किस प्रकार के सवाल आए थे उसका दोस्तों डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आज के इस वीडियो सेशन को। दोस्तों, लगभग हम लोग 20 से 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फ्रेंड्स आप देख पाएंगे कि किस प्रकार का सवाल है, एग्जामिनेशन का क्या लेवल है और फ्रेंड्स उसके हिसाब से अपनी तैयारी को आप देख सकते हैं कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। राइट, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले क्वेश्चन को समझिए कि एक मॉक टेस्ट की तरह दीजिए। पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, खुद से ऑप्शन को सोचिए दिमाग में। इसीलिए मैंने एक पेज में क्वेश्चन रखा है, एक पेज में आंसर रखा है। राइट, और तब मेरे एक्सप्लेनेशन को सुने, मैं आपको हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, बहुत सिंपल पहला क्वेश्चन था, आपके सामने पूछा जा रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट गिव द वेलफेयर। राइट, so the question is regarding who among the following economists give the welfare definition of economy, stating that economics is a study of man in the ordinary business of life. राइट, ऑप्शंस आर हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, एडम स्मिथ, लाइनल रॉबिन्स, एल्फ्रेड मार्शल और पॉल सैमुएल्सन। आइए डिस्कस करते हैं। सोच लिए होंगे आंसर अपने दिमाग में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडम स्मिथ से। लेट्स स्टार्ट विद एडम स्मिथ। तो दोस्तों, एडम स्मिथ को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग किन्हें बोलते हैं? एडम स्मिथ। राइट, और इन्होंने क्या किया था, एडम स्मिथ ने क्या किया था, इन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दिया था। क्या दिया था? वेल्थ डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स का। इनका एक फेमस बुक था जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। इनके फेमस बुक का क्या नाम है? वेल्थ ऑफ नेशन। कब इन्होंने डेफिनेशन दिया था? 1776 पे। So Adam Smith is known as the father of economics. He gave the wealth definition of economics in his famous book Wealth of the Nation in the year 1776. तो इनके अनुसार इकोनॉमी क्या था? इकोनॉमी का वेल्थ क्रिएशन का। इकोनॉमी वाज अबाउट वेल्थ क्रिएशन। राइट, कैसे एक नेशन प्रोड्यूस करेगा और अपने वेल्थ को बढ़ाएगा। बट दिस इज नॉट द वेलफेयर डेफिनेशन, सो दिस इज नॉट द करेक्ट वन। व्हाट अबाउट लाइनल रॉबिन्स? लाइनल रॉबिन्स का क्या कहना था, आइए देखते हैं। तो इन्होंने स्कार्सिटी डेफिनेशन दिया था। लाइनल रॉबिन्स ने दोस्तों स्कार्सिटी डेफिनेशन दिया था। राइट, कब दिया था? 1932 में दिया था। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। राइट, विच स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक एक ऐसा साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। और ये जो स्टडी है ना, वो दो चीजों के बीच होती है। एक तो हमारे वांट्स जो कि अनलिमिटेड है। राइट, वांट्स जो कि अनलिमिटेड है, और दूसरी तरफ क्या होती है दोस्तों? वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड है। ये करना था लाइनल रॉबिन्स का। तो क्या लगता है, ये भी गलत है, क्योंकि इन्होंने लाइनल रॉबिन्स साहब ने केवल स्कार्सिटी और चॉइस पे फोकस किया। यहाँ पे बात हो रही है वेलफेयर डेफिनेशन की। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। व्हाट अबाउट ऑप्शन सी? दिस इज रिगार्डिंग द एल्फ्रेड मार्शल। तो एल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर डेफिनेशन को दिया था। कौन सा डेफिनेशन दिया था? इन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन को दिया था। राइट, तो एल्फ्रेड मार्शल ही सही जवाब है इसका। दिस इज द करेक्ट आंसर। He gave the welfare definition. Right. तो बेसिकली इनका बुक का नाम था, आपको मैं बुक का नाम भी बता देता हूं। इनका जो बुक का नाम था वो था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। राइट, हिज बुक नेम वाज प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। राइट, कब की बुक है ये? 1890 की बुक है। राइट, तो इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक जो है मैन का स्टडी है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में। सिंपल वर्ड में बोले तो एल्फ्रेड मार्शल का कहना था कि कैसे लोग अर्न करेंगे, कैसे अपना पैसा स्पेंड करेंगे डेली लाइफ में, और कैसे ये प्रोसेस हेल्प करेगा ह्यूमन वेलफेयर को इंप्रूव करने में। दैट इज ऑल एल्फ्रेड मार्शल थ्योरी इज ऑल अबाउट। एंड फाइनली वी हैव पॉल सैमुएल्सन। पॉल सैमुएल्सन ये फेमस है अपने ग्रोथ डेफिनेशन को देने में। ही गेव द ग्रोथ डेफिनेशन। राइट, इनका क्या कहना था? 1948 में इन्होंने ग्रोथ डेफिनेशन दी थी। इन्होंने प्रोडक्शन, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, और कंजम्पशन, तीन चीजों को इंक्लूड की थी। दे हैव इंट्रोड्यूस प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर द टाइम। और इन्होंने ये जो कंसेप्ट था वो लाया था ग्रोथ डेफिनेशन का। राइट, तो फ्रेंड्स सही जवाब क्या है इसका? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। राइट, वेलफेयर डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों जो पॉइंट मैंने आपको बता रहा हूं ना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहां से हमने क्या सीखा दोस्तों? इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। देखिए, एडम स्मिथ जब भी आएगा तो याद रखिएगा इनका वेल्थ से रिलेशन है। ठीक है, लाइनल रॉबिन्स जब भी आएगा इनका रिलेशन है स्कार्सिटी से। किससे रिलेशन है? स्कार्सिटी से। जब भी हमारा एल्फ्रेड मार्शल आएगा तो इनका रिलेशन है वेलफेयर से। राइट, और जब भी हमारा बेसिकली पॉल सैमुएल्सन आएगा, ये नाम सुनेंगे आप, तो इनका रिलेशन है ग्रोथ के डेफिनेशन से। जस्ट रिमेंबर दिस कीवर्ड, पॉल सैमुएल्सन ग्रोथ, एडम स्मिथ वेल्थ,
लायनल रॉबिन्स स्कार्सिटी, अल्फ्रेड वेलफेयर। यदि आप ये चार इकोनॉमिक्स को अच्छे उनके कीवर्ड से याद रखेंगे ना, वेल्थ, स्कार्सिटी, वेलफेयर और ग्रोथ, ऐसे याद रखिए। वेल्थ किससे? एडम स्मिथ। स्कार्सिटी कौन? लायनल रॉबिन्स। वेलफेयर कौन? एल्फ्रेड एल्फ्रेड मार्शल। और पॉल सेमेसन क्या है? ग्रोथ। बस कीवर्ड से याद रखिए, तो आप कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। होपफुली अब ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी हेडेक नहीं बनेगा, इसको आप कॉन्फिडेंटली 1 मार्क तो पक्का आपको देगा। इसी प्रकार से दोस्तों यही तो फायदा होता है कि मैं हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूं और उससे रिलेटेड और भी जो भी पॉइंट्स है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए तैयार है आप लोग? आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग है आपसे। आप एफआरए के बारे में सुने कि नहीं सुने हैं कभी? राइट, एफआरए होता है हमारा फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। तो सवाल क्या कर रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो हमारा 3x6 एफआरए होता है उसमें 3 का क्या मतलब है। ऑप्शन कर रहा है कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन मंथ, स्टार्ट पीरियड इन वीक, स्टार्ट पीरियड इन मंथ, एंड पीरियड इन मंथ। चलिए इससे पहले कि हम ऑप्शन को देखें, सबसे पहले आपको मैं थोड़ा एफआरए के एफआरओ को बता देता हूं। लेट्स मी टेल यू अबाउट सिंपली अबाउट एफआरए। एफआरए स्टैंड्स फॉर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। एफआरए का मतलब है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। मतलब समझिए कि एक तरह का एग्रीमेंट है, राइट, दो पार्टीज के बीच में। किस किस पार्टीज के बीच में? दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट है। किस चीज के रिलेटेड? अबाउट द इंटरेस्ट रेट इन द फ्यूचर। दिस एग्रीमेंट इज बिटवीन द टू पार्टी अबाउट द इंटरेस्ट रेट इन फ्यूचर, राइट, अबाउट इंटरेस्ट रेट इन द फ्यूचर। जैसे मान लीजिए कि आज आप लॉक करते हैं, राइट, टुडे यू सपोज दैट यू लॉक इन टुडे आफ्टर 3 मंथ, फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ यू विल बोरो और लैंड एट द फिक्स रेट। मतलब आज के दिन में आप लॉक कर रहे हैं, मान लीजिए कि अगले 3 महीने के लिए, जो कि आप खरीदेंगे या देंगे, जो भी हो सकता है, बोरो और लैंड एट अ फिक्स रेट। तो आपका जैसे 3x6 एफआरए है, इसका मतलब क्या होता है? जो पहला नंबर होता है ना 3, इसका मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट 3 महीना बाद स्टार्ट होगा। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट विल स्टार्ट आफ्टर 3 मंथ, राइट, कॉन्ट्रैक्ट विल स्टार्ट आफ्टर 3 मंथ, क्योंकि एग्रीमेंट है। अच्छा, ये दूसरा नंबर 6 है, इसका मीनिंग है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म होगा, कॉन्ट्रैक्ट विल एंड आफ्टर 6 मंथ, राइट, कॉन्ट्रैक्ट जो है 6 महीने बाद खत्म होगा। सो इफेक्टिवली कहा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है वो कब से कब तक का है? मंथ 3 से लेकर मंथ 6 तक का है, इजंट इट? कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मंथ 3 से मंथ 6 तक ही तो है। समझ में आ रहा है दोस्तों? कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज बिटवीन मंथ 3 टू मंथ 6। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि दैट इज इफेक्टिवली ऑफ 3 मंथ ड्यूरेशन। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 महीने ड्यूरेशन का है, राइट। अब जरा ऑप्शन को जरा देखते हैं, ऑप्शन को केयरफुली देखते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन द मंथ। नो, दैट इज नॉट व्हाट, दैट इज नॉट व्हाट द फर्स्ट नंबर शोज। सो द ड्यूरेशन, यहाँ पे ड्यूरेशन की यदि बात करें तो ड्यूरेशन है हमारा 6 - 3 इज इक्वल टू 3 मंथ, राइट। ड्यूरेशन यहाँ पे 3 मंथ है, लेकिन पहला नंबर केवल स्टार्ट टाइम को दिखाता है, होल ड्यूरेशन को नहीं दिखाता। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। व्हाट अबाउट बी, स्टार्ट पीरियड इन वीक? देखिए स्टार्ट पीरियड इन वीक की बात कर ले तो एफआरए को हमेशा मंथ के टर्म में ही कोट किया जाएगा, याद रखिएगा, वीक के टर्म में कोट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, राइट। ऑप्शन नंबर सी से स्टार्ट पीरियड इन मंथ, यस दैट इज द करेक्ट वन, राइट, यही सही जवाब है। क्योंकि जो पहला 3 होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है आज से 3 महीने बाद शुरू होगा। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि एंड पीरियड इन मंथ। तो देखिए एंड पीरियड को हम लोग दूसरे नंबर से शो करते हैं, द सेकंड नंबर दैट इज द 6, इट शोज द एंड पीरियड, राइट। तो यहाँ पे 6 हमारा एंड पीरियड है, ये नहीं होगा, तो डी नंबर भी नहीं होगा। So what is the correct answer? Option number C is the correct answer. That is so the start period in terms of month, right? ये हमारे स्टार्ट पीरियड को दिखाता है मंथ के टर्म्स में। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा दोस्तों, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। एफआरए एक तरह का फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसका नोटेशन होता है A × B। तो जो पहला नंबर होता है ये बताता है आपको कि व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट, और वो भी नोटेशन कौन से टर्म में बताएगा? मंथ में बताएगा। जो दूसरा नंबर होता है बी, वो बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट एंड, राइट। और कॉन्ट्रैक्ट एंड ये भी बताएगा किसमें? मंथ में। तो जैसे हमने देखा, मान लीजिए 6 × 9 एफआरए लिखा होता तो कॉन्ट्रैक्ट छठा महीना में शुरू होगा, 9वां महीना में खत्म होगा, टोटल ड्यूरेशन इसका 3 मंथ का होगा। समझे बात को? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने है, एक एक ऑप्शन आपको क्लियर कर दूंगा। दोस्तों आपको यदि जेआईबी से रिलेटेड किसी प्रकार के स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो तो एक नंबर आप सेव कर लीजिए 8292857381। आइदर यू रिक्वायर इन इंग्लिश और इन हिंदी, इन टर्म्स ऑफ पीडीएफ, वीडियो, मॉक टेस्ट, कैप्सूल कंटेंट, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द। हमारे पास दोस्तों जो पिछले 5 एग्जामिनेशन हुए हैं सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है, सभी तरह का पेपर है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि 23 में किस प्रकार का सवाल आया था, 24 में कैसा सवाल आया था, 25 में कैसा सवाल पूछा जा रहा है, ताकि प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है।
वो भी अवेलेबल है। चलिए अपने वीडियो सेशन को जारी रखते हैं। सवाल ये कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिमांड फॉर इन्फ्लेशन। ऑप्शन नंबर ए, राइज इन प्राइस ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी, राइज इन प्राइस ड्यू टू इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड विदाउट मैचिंग सप्लाई। ऑप्शन नंबर सी, फॉल इन प्राइस ड्यू टू डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। ऑप्शन नंबर डी, फॉल इन प्राइस ड्यू टू डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। नाउ चलिए एक एक करके ऑप्शन वाइज बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए क्या कर रहा है कि राइज इन प्राइस ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट। देखिए दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, इसको डिमांड पुल नहीं कहा जाता है, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने के कारण प्राइस बढ़ रहा है, कॉस्ट पुश कर रहा है ना, कॉस्ट प्राइस को पुश कर रहा है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल टू हैव मोर क्लैरिटी। लेट सपोज दैट पेट्रोल प्राइस इंक्रीज। मान लीजिए कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, राइट, पेट्रोल प्राइस इज इंक्रीज। सो व्हाट विल हैपन? द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल इंक्रीज। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि हमारे जो गुड्स हैं, जैसे मान लीजिए वेजिटेबल्स हैं, राइट, हमारे ग्रोसरीज हैं, ठीक है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, दे विल बिकम मोर एक्सपेंसिव, राइट। तो यही तो हमारा कॉस्ट पुश होता है। डिमांड पुल तो है नहीं, ये क्या हो जाएगा? कॉस्ट पुश हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है आपको? सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। इट सेज दैट राइज इन प्राइस ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। ये हमारा, ये क्या है हमारा, ये देखिए, ये एक्चुअली कॉस्ट पुश है, राइट, ये डिमांड पुल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें तो राइज इन प्राइस ड्यू टू इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड, यस दैट इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा सही जवाब है। देखिए, जैसे मान लीजिए तब होता है जब ज्यादा मनी जब ज्यादा पैसा जो है, बहुत कम, हमारे मार्केट में बहुत कम गुड्स हैं लेकिन पैसा ज्यादा हो गया है। व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, तब आता है हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, मान लीजिए कि 100 कंसर्ट टिकट है, टिकट मात्र 100 ही है, लेकिन 500 लोग तैयार हैं, उसको चाहते हैं, तो क्या होगा? सभी ज्यादा लोग ज्यादा पेमेंट करने के लिए तैयार है, तो प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा ना। यही होता है डिमांड पुलिंग। तो यहाँ पे डिमांड जो है प्राइस को बढ़ा रहा है, समझे? तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसी तरह सी की बात कर लेते हैं। तो फॉल इन प्राइस ड्यू टू डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, तो ये हमारा अपोजिट सिचुएशन है। यदि डिमांड घटता है ना, सोचिए आप, क्योंकि यदि डिमांड घटेगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। इसको डिफ्लेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिफ्लेशन या स्लो डाउन कहा जा सकता है। इसको हम इन्फ्लेशन नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज आल्सो रॉन्ग, राइट। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर डी? लेट्स हैव अ लुक। सो ऑप्शन नंबर डी से फॉल इन प्राइस ड्यू टू एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट। फॉल इन प्राइस ड्यू टू एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट। देखिए दोस्तों, ये हमारा इन्फ्लेशन नहीं है, दिस इज नॉट द इन्फ्लेशन। इफ द सप्लाई इज मोर देन डिमांड, सपोज आवर सप्लाई इट एक्सीड डिमांड, व्हाट विल हैपन? राइट, सेलर रिड्यूसेस प्राइस। मान लीजिए कि सप्लाई ज्यादा हो जाए डिमांड से, तो सेलर क्या करेंगे? प्राइस को कम कर देंगे, राइट, ताकि ये स्टॉक को क्लियर कर सके। टू क्लियर द स्टॉक, सेलर विल डिक्रीज द प्राइस। इस कारण से प्राइस और कम हो जाएगा, राइट, हायर बढ़ेगा नहीं प्राइस, समझे? तो ये भी नंबर नहीं होगा। तो हमने क्या देखा? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, राइज इन प्राइस ड्यू टू इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड विदाउट मैचिंग सप्लाई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। तो दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। 2-3 वर्ड हमने देखा। पहले मैंने आपको बताया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। याद रखिएगा, प्राइस इन्फ्लेशन का मतलब ही होता है प्राइस बढ़ना। प्राइस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो ऊपर जा रहा है। कॉस्ट ऊपर जा रहा है तो प्राइस ऊपर जा रहा है, समझे? एक आपको मैंने बताया आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि प्राइस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा है। इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश, डिमांड पुल। डिमांड खींच रहा है, कॉस्ट पुल कर रहा है। हमेशा याद रखिएगा, डिमांड पुल तब होता है जब बायर ज्यादा हो और हमारे पास गुड्स इनफ ना हो। याद रहेगा दोस्तों? चलिए, वेरी गुड। अगले सवाल की ओर बढ़े। दोस्तों, यदि आपको वीडियो इंगेजिंग लग रहा हो, समझ में आ रहा हो चीजें, तो एक लाइक करना मत भूलिएगा। इस तरह के कंटेंट को आपको मैं इसी प्रकार से हर एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा, हर एक ऑप्शन को समझाऊंगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डज वी शेप्ड कर्व रिप्रेजेंट इन इकोनॉमिक्स? वेरी गुड क्वेश्चन। ऑप्शंस आर a prolonged period of economic stagnation with slow recovery, a sharp economic decline followed by an equally rapid recovery, a double dip recession with 2 periods of decline, a scenario where different sectors recover at varying rate. Very good question it is. Let's go through option one by one. पहले हम लोग ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है prolonged period of economic stagnation with low recovery. देखिए दोस्तों, ये डिफाइन कर रहा है यू शेप को। क्या डिफाइन कर रहा है? यू शेप को। देखिए, यू शेप को या एल शेप भी कह सकते हैं, राइट, वी नहीं है। इसको ऐसे समझिए, एक तरह का पोर्ट होल है। पोर्ट होल समझते हैं ना, गड्ढा, एक तरह का गड्ढा है, राइट।
जिसके ऊपर आप फिर से क्लाइंब कर रहे हैं। जैसे आप यहां देखिए, ऐसा समझिए कि ये गड्ढा है, आप नीचे गए नीचे गए नीचे गए फिर ऊपर आ गए, समझे? तो इस ये समय लगता है ना, इससे पहले कि आप जो है चीजें नॉर्मल हो जाए। इट टेक्स टाइम फॉर थिंग टू गेट नॉर्मल, राइट? इट टेक्स टाइम फॉर थिंग टू गेट नॉर्मल। सो ए तो नहीं होगा सही जवाब। बी की बात कर लें, अ शार्प इकोनॉमिक डिक्लाइन फॉलोड बाय एन इक्वली रैपिड रिकवरी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या लगता है आपको, क्या ये सही जवाब है? इज इट करेक्ट आंसर? दोस्तों यही हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, राइट? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी शेप रिकवरी लुक्स लाइक। आप ऐसे सोचिए, वी शेप है, एक स्टीप ड्रॉप है और फिर एक स्टीप राइज है, यही लेटर वी होता है ना। जैसे एक फैक्ट्री के बारे में सोचिए, एक फैक्ट्री के बारे में सोचिए जो कि अभी क्विकली शट डाउन हो गई। एक फैक्ट्री है जो कि बंद हो गई, ठीक है, अब फैक्ट्री शट डाउन हो गई, ठीक है। इस कारण से क्या हो गया, डिमांड जो था क्रैश कर गया, डिमांड विल क्रैश, और सडनली डिमांड वापस आ जाएगा और प्रोडक्शन रॉकेट अप हो जाएगा इतना ही फास्ट। तो ये क्विक फॉल हुआ और क्विक रिबाउंड हुआ, राइट? तो समझ रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, दैट इज कॉल्ड इसी को हम लोग बोलते हैं वी शेप्ड कर्व, दैट इज कॉल्ड वी शेप्ड कर्व। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी को देखें, यहां कर रहा है डबल डीप रिसेशन विद 2 पीरियड ऑफ डिक्लाइन। ये होता है एक्चुअली डब्ल्यू शेप, इसको बोलते हैं हम लोग डब्ल्यू शेप। दिस इज कॉल्ड डब्ल्यू शेप कर्व। डब्ल्यू शेप रिकवरी क्या होता है कि इकोनॉमी मान लीजिए घट जाए, इकोनॉमी विल फॉल डाउन, राइट, और फिर थोड़ा सा रिकवर करे। देखिए ना, ऐसे देखिए डब्ल्यू शेप देखिए ना, पहले इकोनॉमी घटा, फिर थोड़ा रिकवर किया, फिर गिर गया, इसको डब्ल्यू बोलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको सभी चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार सवाल इससे पूछ दे, डब्ल्यू से पूछ दे या बी से पूछ दे, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। और डी कर रहा है क्या, सिनेरियो वेयर डिफरेंट रेट रिकवर एट वेरिंग रेट। क्या लगता है आपको, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इज इज द करेक्ट आंसर? तो इसको हम लोग के शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? के शेप, राइट। कुछ सेक्टर और कुछ लोग रिकवर क्विकली कर जाएंगे, लेकिन कुछ लोग लैग बिहाइंड रहेंगे, राइट। सम सेक्टर विल रिकवर क्विकली व्हाइल सम सेक्टर विल लैग बिहाइंड, राइट। यहां पे हमारा अनइवन रिकवरी है, इट इज अबाउट अनइवन रिकवरी, राइट। तो ये सिंगल भी जो है बाउंस बैक होगा। डी हमारा गलत आंसर है, डी इज नॉट द करेक्ट वन। तो दोस्तों सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। तो हमने क्या सीखा दोस्तों, आपको एक बार मैं आपको क्विकली रिकॉल करा देता हूं की फैक्ट। देखिए, जब भी आपको वी शेप दिखे ना, तो वी शेप में आपका क्विक फॉल होगा, वी शेप में आपका क्विक फॉल होगा और क्विकली आप रिबाउंड करेंगे, क्विक फॉल एंड क्विक रिबाउंड, ठीक है। जब भी आपका यू शेप रहेगा, यू रहे या एल शेप रहे, इसमें आपका स्लो रहेगा, स्लो या वेरी स्लो रिकवरी। रिकवरी जब भी क्विक रहे तो यू शेप पे आ जाइए, भी शेप पे आ जाइएगा, ये भी है। और जब भी स्लो या वेरी स्लो रिकवरी रहे तो आपका यू शेप पे आ जाइएगा। अच्छा, यदि डब्ल्यू शेप की बात कर लें, इसको बोलते हैं डबल डीप रेसेशन। क्या बोलते हैं? डबल डीप रेसेशन। और यदि के शेप की बात कर लें तो ये हमारा अनएवन है, अनएवन सेक्टर बाय सेक्टर रिकवरी, अनएवन सेक्टर बाय सेक्टर रिकवरी। तो आप भी को ऐसे देखिए ना, भी में क्या होता है, क्विक डिप हुआ, राइट, और क्विक कम बैक हुआ, इसी को भी बोलते हैं, याद रहेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड मैच्योरिटी पीरियड। ध्यान दीजिएगा, नॉट अ स्टैंडर्ड मैच्योरिटी पीरियड फॉर ट्रेजरी बिल इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आर 91 डेज, 182 डेज, 270 डेज एंड 364 डेज। दोस्तों पहले ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें। यस, 91 डेज स्टैंडर्ड पीरियड होता है। गवर्नमेंट जो है 91 डेज का टी बिल इशू करती है, गवर्नमेंट इशू टी बिल ऑफ 91 डेज, ताकि पब्लिक से पैसा बोरो कर सके एक शॉर्ट अवधि के लिए, लगभग 3 महीने के लिए। तो ये तो सही है और ये वैलिड भी है। बी की बात कर ले 182 डेज, ये भी हमारा स्टैंडर्ड है, राइट। ट्रेजरी बिल को रफली 6 महीना के लिए भी इशू किया जाता है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन, राइट। 270 डेज की बात कर ले दोस्तों, तो यही हमारा सही जवाब है, क्योंकि सरकार जो है 270 दिन का ट्रेजरी बिल इशू नहीं करती, राइट। केवल 91, 182 और 364 डेज का ही होता है, राइट। दिस इज नॉट द करेक्ट वन। व्हाट अबाउट 364? ये 364 भी सही है, राइट। 364 दिन का ट्रेजरी बिल भी इशू होता है। दोस्तों बहुत सिंपल, इसको याद रखना, 91 का मल्टीपल ले लीजिए, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेगा 182 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 272 आएगा, 273, और 364 भी होता है, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 4, राइट। चलिए, तो ऐसे भी आप याद रखते हैं कि 3, 6 और 12 महीना, राइट। ये ऐसे भी आप सकते हैं, 3 महीना बोले तो 91 दिन हो गया, 6 महीना बोले तो 182 दिन हो गया, और 12 महीना बोले तो 364 दिन हो गया। 3, 6, 12, ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, समझे ना बात को। तो ये दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर 3, 6 एंड 12। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द आरबीआई। ऑप्शन नंबर ए, टू डायरेक्टली कंट्रोल द इन्फ्लेशन रेट। ऑप्शन नंबर बी, to manage the level of liquidity in the economy over the medium term. Option number C, to regulate the forex reserve. Option number D, to issue new currency note.
चलिए लेट्स मूव थ्रू ईच एंड एवरी ऑप्शन, लेट्स टॉक ऑप्शन बाय ऑप्शन। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, टू डायरेक्टली कंट्रोल इन्फ्लेशन रेट। ये गलत है, क्योंकि दोस्तों ओएमओ जो है ना हमारे इन्फ्लेशन को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। इट इन्फ्लुएंस आवर इन्फ्लेशन इनडायरेक्टली। इट हैज ओएमओ, वी आर टॉकिंग अबाउट ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन इनडायरेक्टली जो है इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस करता है, डायरेक्टली नहीं करता, राइट? क्योंकि आरबीआई लिक्विडिटी कंट्रोल करती है। आरबीआई क्या कंट्रोल करती है? लिक्विडिटी। यू नो इट वेरी वेल, आरबीआई कंट्रोल लिक्विडिटी, राइट? आरबीआई कंट्रोल लिक्विड, जब आरबीआई लिक्विडिटी कंट्रोल करेगी तो क्या होगा कि डिमांड और प्राइस जो है इस पे असर पड़ेगा, इट विल गेट अफेक्टेड। लेकिन ओएमओ का मेन फंक्शन है कि इन्फ्लेशन को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करना, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। बी की बात कर लें, कर रहा है कि टू मैनेज द लेवल ऑफ लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। देखिए ओएमओ का यही सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्यों सही जवाब है आइए समझते हैं। देखिए इसका सही रीजन क्या है कि ओएमओ सिंपली मींस द आरबीआई बाय एंड सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द मार्केट। यानी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है इसको आरबीआई खरीद रही है और बेच रही है। मान लीजिए कि आरबीआई लिक्विडिटी बढ़ाना चाहती है, सपोज आरबीआई वांट टू इंक्रीज लिक्विडिटी। मतलब कि लिक्विडिटी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि बैंक के पास, पब्लिक के पास ज्यादा पैसा हो, समझे? तो क्या करेगी आरबीआई, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ना उसको खरीद लेगी। इट विल बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। समझ में आया? अच्छा, दूसरा चीज क्या है, मान लीजिए कि आरबीआई लिक्विडिटी घटाना चाहती है, तो क्या होगा? मतलब बैंक और पब्लिक के पास कम पैसा हो, यही ना होता है लिक्विडिटी घटाने का मतलब। तो वो क्या करेगी, उस केस में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच देगी। इट विल सेल द जी से। जैसे मान लीजिए कि आरबीआई को एक स्पॉन्ज की तरह समझिए, स्पॉन्ज समझते हैं ना, ये पैसा एब्जॉर्ब भी कर सकती है मार्केट से या पैसा रिलीज भी कर सकती है मार्केट में सिक्योरिटीज को ट्रेड करके। इससे लिक्विडिटी हमारा बैलेंस रहता है, समझे? तो यही फंक्शन है ओएमओ का। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से आरबीआई स्पॉन्ज की तरह पैसा रिलीज कर रही है या पैसा एब्जॉर्ब कर रही है, समझे? तो लिक्विडिटी मैनेज कर रही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी कर रहा है टू रेगुलेट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये हमारे ओएमओ का जॉब नहीं है, ये हमारे आरबीआई का जो फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन होता है इनका जॉब होता है। ऑप्शन डी कर रहा है टू इशू न्यू करेंसी नोट। ध्यान दीजिएगा, ये भी कंप्लीटली डिफरेंट फंक्शन है आरबीआई का। इशूइंग नोट जो होता है ना वो करेंसी मैनेजमेंट का पार्ट होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द करेंसी मैनेजमेंट फंक्शन। ओएमओ हमारा बाइंग और सेलिंग के बारे में है, सो डी इज रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट? तो याद रखिएगा ओएमओ के बारे में कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। ओएमओ का मतलब होता है आरबीआई खरीदती है और बेचती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। पर्पज होता है लिक्विडिटी को मैनेज करना। इनडायरेक्टली ये इन्फ्लेशन को अफेक्ट करती है, इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करती है, क्रेडिट फ्लो को अफेक्ट करती है। ये फॉरेक्स रिजर्व के बारे में नहीं है, नहीं मनी प्रिंटिंग के बारे में है। तो एक शॉर्टकट के रूप में याद रख लीजिए, ओएमओ को याद कीजिए ओपन मार्केट, ठीक है? यानी कि ओपन टैप ऑफ लिक्विडिटी, ओपन टैप ऑफ लिक्विडिटी, ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, समझे? आरबीआई टैप को खोलती है, बंद करती है मनी सप्लाई के नीड्स के बेसिस पे। समझ में आया दोस्तों? मनी सप्लाई के नीड्स, जो कितना मनी चाहिए उसके बेसिस पे जो नल है ना उसको खोलती है और बंद करती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द सोनिया? व्हाट इज सोनिया? स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट। बहुत अच्छा सवाल है, आपके बुक में दिया हुआ है ये। ऑप्शन ए कर रहा है इट इज सिक्योर्ड ओवरनाइट रेट यूज इन यूएसए, इट इज अनसिक्योर्ड ओवरनाइट रेट यूज इन यूके। सी कर रहा है कि इट इज सिक्योर्ड ओवरनाइट रेट यूज इन यूरोपियन यूनियन, एंड डी कर रहा है इट इज सिक्योर्ड ओवरनाइट रेट यूज इन जापान। देखिए ऑप्शन ए की बात कर लेना, यूएसए की बात हो रही है, ये हमारे एसओएफआर से अलाइंड है। एसओएफआर समझते हैं? एसओएफआर होता है सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंस रेट, फाइनेंशियल रेट, फाइनेंसिंग रेट, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, जो कि कहां यूज होता है? यूएसए में यूज होता है, राइट? तो एसओएफआर जो होता है वो सिक्योर्ड लोन के बेसिस पे होता है, जो कि यूएस के जो ट्रेजरी सिक्योरिटी है वो बैक करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, यू नो, इट इज बेस्ड ऑन सिक्योर्ड लोन। बेसिकली ये जो होते हैं हमारे सिक्योर्ड लोन के बेसिस पे होते हैं, ये रेट जो है सिक्योर्ड लोन के बेसिस पे होते हैं, और यूएस के जो ट्रेजरी सिक्योरिटीज है ना वो इसको बैक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए समझ में आया, इट इज अबाउट एसओएफआर। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। व्हाट अबाउट ऑप्शन बी? यदि हम ऑप्शन बी की बात कर लें तो देखिए ये हमारा सही जवाब है, ये सही जवाब है। ये होता है स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट। स्टर्लिंग का मतलब क्या होता है जानते हैं? स्टर्लिंग का मतलब होता है दोस्तों, स्टर्लिंग का मतलब होता है जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ब्रिटिश पाउंड। तो ये हमारे अनसिक्योर्ड ओवरनाइट बोरोइंग बिटवीन बैंक इन द यूके। देखिए यूके में दो बैंक है, ये बैंक 1 है और ये बैंक 2 है, इनके बीच में बोरोइंग हो रही है, दोनों बैंक के बीच में बोरोइंग हो रही है। कैसी बोरोइंग हो रही है? अनसिक्योर्ड ओवरनाइट रेट की बोरोइंग हो रही है। यदि मान लीजिए बैंक ए है वो पैसा बैंक बी को देता है ओवरनाइट के लिए पाउंड में, तो जो एवरेज रेट चार्ज किया जाता है ना उसी को बोलते हैं सोनिया। मतलब यूके यानी लंदन की बात कर रहे हैं हम। दो बैंक ले लीजिए, बैंक ए और बैंक बी। तो बैंक ए जो है वो बैंक बी को पैसा दे रहा है,
कौन से करेंसी में? पाउंड में, राइट। तो जो एवरेज रेट चार्ज होता है वही हमारा सोनिया कहलाता है। ऑप्शन सी कर रहा है सिक्योर्ड ओवरनाइट रेट यूज इन यूरोपियन यूनियन। देखिए यूरोपियन यूनियन का जो रेट होता है ना वो होता है STR, राइट, यानी यूरो शॉर्ट टर्म रेट। ये हमारा अनसिक्योर्ड होता है। ये क्या होता है? अनसिक्योर्ड। ये सोनिया नहीं होता। और लास्ट कर रहा है हमारा सिक्योर्ड ओवरनाइट रेट यूज इन जापान। तो जापान टोना यूज करता है। देखिए सब समझ लीजिए, हो सकता है अगले साल टोना पूछे तो। टोना होता है हमारा टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट, टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट। अगेन सोनिया, ये सोनिया नहीं है, राइट। तो याद रखिएगा हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से, आपको मैं बता देता हूं, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लेट मी जस्ट रिकॉल यू द की पॉइंट विच वी हैव कवर्ड हियर, so hopefully in the next examination maybe some other question may be asked. let me remind you, जब भी आपको सोनिया वर्ड दिखे तो ये यूके से याद कर लीजिए। यूके का जो अनसेक्यूर्ड ओवरनाइट रेट होता है, अनसेक्यूर्ड ओवरनाइट रेट, उसको सोनिया बोलते हैं। जब भी आपको SOFR दिखे, इसको आप यूएसए से लिंक कर लीजिए। ये हमारा सेक्यूर्ड होता है, अनसेक्यूर्ड नहीं होता, सेक्यूर्ड ओवरनाइट रेट होता है। जब भी आपको ESTR दिखे, इसको आप यूरोपियन यूनियन से लिंक कर लीजिए। ये यूरो का शॉर्ट टर्म रेट होता है। यूरो का क्या होता है? शॉर्ट टर्म रेट होता है। और जब भी आपको टोना वर्ड दिखे तो टोना मतलब कि जापान, टोना मतलब कि जापान, टोक्यो ओवरनाइट रेट। एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं उसको याद करने का, देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक आल्सो, सोनिया, राइट। इसको ऐसे याद कर लीजिए, स्टर्लिंग प्लस ओवरनाइट प्लस यूके, और ये अनसिक्योर्ड होता है। चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्क्राइब कर रहा है? ऑप्शन ए कर रहा है टोटल सेटिस्फैक्शन इंक्रीजेस विद ईच एडिशनल यूनिट कंज्यूम। ऑप्शन बी कर रहा है एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम डिक्रीजेस ओवर द टाइम। सी कर रहा है एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम इंक्रीजेस ओवर द टाइम। डी कर रहा है कंजम्पशन हैज नो इफेक्ट ऑन द सेटिस्फैक्शन लेवल। वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। यदि हम ऑप्शन नंबर ए की बात कर ले, इफ यू टॉक अबाउट द ऑप्शन नंबर ए, यू लुक एट इट, ये पार्शियली ट्रू है, क्योंकि दोस्तों लॉ नहीं है। हाँ, टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ता है जैसे हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं ना, एज आवर कंजम्पशन इंक्रीजेज, हमारा जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो क्या होता है? वो बढ़ता है, राइट, फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट। लेकिन क्या होता है कि हाँ, लेकिन जैसे हम एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन जो होता है ना, वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद घटने लगता है। जैसे मान लीजिए कि आप पिज्जा खा रहे हैं, राइट, आप पिज्जा खा रहे हैं मान लीजिए, तो पहला स्लाइस जो रहेगा ना आपको बहुत आनंद देगा, बहुत ही आनंदित हो जाएंगे आप। लेकिन जो दूसरा स्लाइस खाएंगे वो हल्का सा अच्छा लगेगा, लेकिन पांचवा स्लाइस तक आते आते अब आपको हैप्पीनेस आपका कम हो जाता है और आप कभी कभी अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं। तो ये लॉ नहीं है, ये एक इनकम्प्लीट है, ठीक है। बी की बात कर ले, कर है एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम डिक्रीज ओवर द टाइम। यस, दिस इज द करेक्ट वन। यही कहता है हमारा लॉ ऑफ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। तो जितना ज्यादा यूनिट आप कंज्यूम करेंगे उतना ही कम सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा प्रत्येक नया यूनिट से, समझे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको तो ले लेता हूं समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि जो पानी का जो पहला ग्लास पीते हैं, फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, राइट, तो जो पहला ग्लास होता है पानी का, उसमें आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगला ग्लास भी अच्छा है, थर्ड में आपको कम जॉय मिलता है, और चौथा आते आते आपको मिलता ही नहीं है जॉय। तो ये नंबर, ये भी, ये क्या है? बी नंबर, बी नंबर क्या है हमारा? सही है। सी कर रहा है कि एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम इंक्रीज ओवर द टाइम। ये तो गलत कर रहा है, ये तो अपोजिट कर रहा है, रियलिटी तो उल्टा है, समझे। ये कभी बढ़ता नहीं है, अदरवाइज लोग जो है खाते ही रह जाएंगे, खरीदते ही रह जाएंगे एंडलेस, बिना रुके। और डी कर रहा है कि कंजम्पशन हैज नो इफेक्ट ऑन सेटिस्फैक्शन लेवल। ये भी गलत है, कंजम्पशन क्लियरली सेटिस्फैक्शन को अफेक्ट करता है, लेकिन एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन घटते रहता है ज्यादा कंजम्पशन के साथ। तो याद रखिएगा मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब कि एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, याद रखिएगा कीवर्ड एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, जो हमारा एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन है, राइट, फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट, प्रत्येक एडिशनल यूनिट से हमारा जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन होता है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और जो लॉ होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, वो बोलता है कि जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? घटेगा, राइट। सिंपल सा एग्जांपल है, पिज्जा का स्लाइस ले लीजिए, पानी का ग्लास ऑफ वाटर ले लीजिए, जितना ज्यादा आप लेंगे उतना ही जो कम आपको जॉय होगा। ये बातें ध्यान रखना। चलिए एक सवाल देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल ये कर रहा है कि जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है जहां से वर्ल्ड बैंक इमर्ज हुआ, इसको क्या कहा जाता है? यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड कॉमर्स कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कॉन्फ्रेंस। यदि हम ऑप्शन ए की बात कर लें तो ऑप्शन ए बेसिकली है हमारा UNCTAD, राइट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये आया था 1964 में, राइट। लेकिन जो ब्रेटन वुड था ना, वो 1944 में ही आ गया था, राइट।
तो ये जो है जनरल ट्रेड के बारे में, ये जो ब्रेटन वुड है, दिस इज अबाउट द जनरल ट्रेड, दिस इज अबाउट द जनरल ट्रेड, राइट। ये तीन चीज के बारे में था। क्या तीन चीज के बारे में था? ये था मनी, राइट, फाइनेंस, और क्या था? रिबिल्डिंग आफ्टर वर्ल्ड वार टू। आपको पता होगा कि इस समय वर्ल्ड वार टू हुआ था, वर्ल्ड वार टू के बाद रिबिल्ड करना, समझे, ये इसका मेन गोल था। किसका? ब्रेटन वुड का, राइट। ऑप्शन नंबर बी की बात कर ले तो ये कर रहा है यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, ये सही जवाब है। जो ऑफिशियल नेम था ब्रेटन वुड का वो था यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, दिस वाज द ऑफिशियल नेम, राइट। और ये 1944 में हुआ था ब्रेटन वुड में। इससे क्या हुआ कि दो मेजर इंस्टीट्यूशन बॉन्ड हुए, इससे दो मेजर इंस्टीट्यूशन बॉन्ड हुए। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन थे? पहला था हमारा आईएमएफ, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ताकि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सके। और दूसरा था हमारा वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक आया, जो कि हमारा आईबीआरडी का पार्ट है। आईबीआरडी क्या होता है? हमारा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ताकि कंट्रीज को रिबिल्ड कर सके और डेवलप कर सके, समझे। तो ये दो स्टार्ट हुआ, तो इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। सी हमारा आईईडीसी, राइट। ये क्या कर रहा है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। ये एक डेवलपमेंट मीटिंग जैसा लग रहा है, लेकिन कोई ऑफिशियल नेम ऐसा था ही नहीं, राइट। तो ब्रेटन वुड्स का मेन फोकस क्या था कि ग्लोबल रूल बनाया जाए मनी के लिए, फाइनेंस के लिए और ट्रेड के लिए। और डी की बात कर लें तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कॉन्फ्रेंस, ये भी मॉडर्न साउंडिंग नेम है, लेकिन कोई ऑफिशियल टाइटल नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में हुआ था, यूएसए में हुआ था, राइट। ये ऑफिशियली यूनाइटेड मॉनेटरी नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस था। इसके कारण से इसका आउटकम क्या हुआ पता है आपको? इसके कारण से हमारा आईएमएफ का बर्थ हुआ, राइट। आईएमएफ इसी कारण से जन्म हुआ था, और हमारा जो वर्ल्ड बैंक है यानी आईबीआरडी, इसी कारण से जन्म हुआ था, समझे दोस्तों। तो इसको यूएनसीटीएडी से कंफ्यूज मत कीजिएगा, राइट। तो दोस्तों ब्रेटन वुड जब भी आपको दिमाग में आए तो याद रखिएगा कि मनी और फाइनेंस के बारे में सोचिए। फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, यदि आप चाहते हैं कि मैं और भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं तो प्लीज यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में, मैं पार्ट 2 वीडियो भी लाऊंगा। और यदि आपको किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो तो नंबर आपके स्क्रीन पर है, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें डिटेल जानकारी के लिए।